नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की ही खबर से। महाराष्ट्र में आखिर किसानों की आत्महत्या क्यों नहीं रुक रही? पश्चिम विदर्भ से जो आंकड़ा आया है वो चौंकाने वाला है। यहाँ पर 5 महीनों में यानी कि जनवरी से लेकर मई तक 461 किसानों ने खुदकुशी की है। आखिर क्यों खुदकुशी नहीं रुक रही और इतनी खुदकुशी का कारण क्या है, इसको टटोलती हुई सुनील सिंह की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कहाँ तो दावा किया जाता है महाराष्ट्र को किसान आत्महत्या मुक्त करने का, लेकिन हो उल्टा रहा है। अमरावती विभागीय आयुक्त के आंकड़े देखें तो इस साल जनवरी से मई तक सिर्फ 5 महीने में 461 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, वो भी सिर्फ पश्चिम विदर्भ में। अमरावती संभागीय आयुक्त कार्यालय के मुताबिक इन 5 महीनों में अकेले अमरावती जिले में 143, अकोला में 82, यवतमाल में 132, बुल्ढाना में 83 और वाशिम जिले में 21 किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की माने तो इसके लिए प्राकृतिक आपदा, बेमौसम बारिश तो जिम्मेदार है ही, लेकिन एक बड़ा कारण किसानों का कर्ज के जाल में फंसे जाना है। उनकी फसल का उचित दाम न मिल पाना है और सरकार की आयात निर्यात की गलत नीति भी है। जो फसल आती है वो मिलती नहीं है और जो मिलती है उसे उचित दाम नहीं मिलता है। ऐसी किसानों की हालत है। आसमानी संकट से भी किसान परेशान है। खेती के होने वाले नुकसान की वजह हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है। दवाई कीटनाशक पर जीएसटी लगने के कारण हमारे ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि आज ही खुदकुशी कर लें। आम्ही खूप कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येस असं वाटते का आज आत्महत्या करा। शेतमालाला भाव नहीं, फसल को उचित दाम नहीं, आसमानी संकट और सरकार की नीति ठीक ना होने के कारण किसान खुदकुशी कर रहा है। आत्महत्या करता शेतकरी। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार किसानों के प्रति उदासीन है। वो सिर्फ घोषणाएं करती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती। हम शासन को, सरकार को यही गुजारिश करते हैं कि किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए आपने बहुत बड़े कदम उठाने चाहिए। आपके सीएम साहब ने घोषित किया था जब सरकार स्थापित हुई थी, सुसाइड मुक्त महाराष्ट्र, ऐसा उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो उसकी तरफ से, शासन की तरफ से कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और पूरे किसानों का विदारक दृश्य है। इस किसानों को आत्महत्या रोकने के लिए किसानों के क्रॉप को भाव देना सबसे पहली अहमियत है। बाद में पानी और इलेक्ट्रिसिटी वो पूर्ण फ्री में देना चाहिए। अगर और ये बातें अगर हुई तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का किसान सुजलाम और सुफलाम होगा। हालांकि सरकार अभी इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने से बचती दिख रही है। काहीच मिळत नाही अशातला भाग नाही म्हणून माझी हात जोडून किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, ऐसी बात नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य के करीब 1 करोड़ किसानों को मिल रहा है। मैं किसानों से विनती करना चाहता हूं कि कोई भी खुदकुशी का रास्ता न अपनाए। सरकार आपके साथ खड़ी है। मी विनंती करतो। अभी तो जो आंकड़े जारी हुए हैं वो सिर्फ पश्चिम विदर्भ के हैं। पूरे विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। जाहिर है महाराष्ट्र सरकार को किसानों की समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए बात करते हैं पुणे हिट एंड रन मामले की, जिसमें पुणे क्राइम ब्रांच की ओर से खुलासा हुआ है कि हादसे के बाद डॉक्टर अजय टावरे से संपर्क साधा गया था। इसी के साथ पता चला है कि रक्त परीक्षण के पहले आरोपी नाबालिग के माता पिता और मकान मालिक के बीच में मीटिंग हुई थी। किस तरह से इस मामले में जांच का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, पारस धामा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुलिस ने अदालत में नाबालिग आरोपी के माता पिता की कस्टडी नहीं मांगी, इसलिए उन्हें और बिचौलिए अशफाक मकानदार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आज भेजा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में क्राइम ब्रांच ने पैसे की लेन देन की भी जांच शुरू की है। उसे शक है कि लेन देन की रकम 3 लाख रुपए से कहीं ज्यादा हो सकती है। कोर्ट में पुलिस ने कहा भी है, अशफाक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, यरवाड़ा पुलिस स्टेशन, शासून अस्पताल में मौजूद था। हादसे के बाद अजय तावड़े से संपर्क किया गया और उसके बाद एक जगह पर मीटिंग भी हुई। पुलिस को संदेह है कि ये बैठक रक्त सैंपल की अदला बदली की साजिश के लिए की गई थी। क्राइम ब्रांच को सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, जिसमें अस्पताल कर्मचारी नाबालिग के खून के सैंपल को बदलने के लिए रिश्वत लेते हुए दिख रहे हैं। पुलिस को इस मामले में कुछ और लोगों के भी शामिल होने का शक है।
पुणे पुलिस नाबालिग आरोपी के दोस्तों का बयान भी दर्ज कर रही है ताकि अस्पताल के सीएमओ श्रीहरि हरनोल, आरोपी के माता पिता और डॉक्टर अजय तावड़े, अजय धाटकांबले सहित बाकी आरोपियों के बयानों की पुष्टि की जा सके। ऐसे मामलों में अक्सर पैसे के दम पर मामलों को बदलने की कोशिश की जाती है। अलग अलग लोगों के सहारे पैसों के दम पर सबूतों को भी प्रभावित किया जाता है। वहीं पुणे कार एक्सीडेंट मामले में भी अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पैसे की लेन देन किसी और के जरिए भी करवाई गई थी, और इसी संदर्भ में अब पुणे क्राइम ब्रांच आगे इसमें भी जांच कर सकती है। कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। और अब आइए बात करते हैं महंगी मुंबई की। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक महिला वकील द्वारा किया गया पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, जहां वो आम लोगों से अपील कर रही थी कि अपने परिवार से, माता पिता से बना कर रखें और मुंबई में किराए पर ना रहें, क्योंकि 1 BHK भी यहां पर 50,000 से 70,000 के बीच पहुंच चुका है। चर्चा बहुत गर्म थी और इसी बीच विश्व भर में महंगे मकानों वाले 44 शहरों की रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें मुंबई टॉप 3 पर है। आखिर क्यों इतने महंगे मकान हैं यहाँ पर और ये अच्छे संकेत भी क्यों हैं, मुंबई से इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुंबई में आशियाना बनाना आसान नहीं, ये कहावत बड़ी पुरानी है। अब महंगे मकानों की ग्लोबल रैंकिंग में मुंबई तेजी से आगे बढ़ रही है। इस साल जनवरी-मार्च के दौरान घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में वैश्विक स्तर पर टॉप 44 शहरों में मुंबई का नंबर 3रा है। ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई है कि जनवरी से मार्च 2024 के बीच मकानों की कीमतें बढ़ने के मामले में दुनिया के 44 शहरों में मुंबई 3रे और दिल्ली 5वें नंबर पर है, जबकि पिछले साल इन्हीं महीनों में मुंबई 6ठे और दिल्ली 17वें पायदान पर थी। नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की 2024 की पहली तिमाही रिपोर्ट में कहा गया है, मुंबई में मार्च तिमाही में प्रमुख रिहायशी सेगमेंट की कीमतों में 11.5% की सालाना बढ़त हुई है। तो वहीं 2024 की पहली तिमाही में बेंगलुरु की रैंकिंग में गिरावट आई है और इसी के साथ ये 17वें स्थान पर पहुंच गया है। 2023 की पहली तिमाही में बेंगलुरु 16वें पायदान पर था। जनवरी-मार्च में वहां के मकानों की कीमतों में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। महंगे मकानों के मामले में मनीला दुनिया के 44 शहरों में पहले पायदान पर है। फिलीपींस की राजधानी में मकानों के दामों में सालाना 26.2% इजाफा हुआ, जबकि जापान की राजधानी टोक्यो दूसरे स्थान पर है। टोक्यो में मकानों की कीमतों में सालाना 12.5% का उछाल दर्ज किया गया। नाइट फ्रैंक का प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक है जो अपने ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क से आंकड़ों का इस्तेमाल करके दुनिया के 44 शहरों में प्रमुख रिहायशी कीमतों की चाल पर नजर रखता है। नाइट फ्रैंक के नेशनल डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी बताते हैं कि डिमांड मजबूत हुई है। टॉप 5 से 10% जो मार्केट है वैल्यू के हिसाब से उन शहरों का देखा ये गया कि ग्लोबली बहुत ही पॉजिटिव माहौल है प्राइम प्रॉपर्टी प्राइसेस को लेकर के, और इसी के साथ में मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों ने और अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से ये रैंकिंग्स इम्प्रूव हुई है। तो कारण कई है इसमें, लेकिन मेजर कारण तो यही है कि डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा और सप्लाई उस हद तक आई नहीं है अभी भी प्रीमियम सेगमेंट में, जिसके वजह से कस्टमर्स का आउटलुक भी पॉजिटिव है ख़रीदने के लिए। और इसी के साथ में ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स में लास्ट समझ लीजिए 15 से 16 महीनों से एक पॉज है। अब अंदाज़ लगाया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होगी, तो उस वजह से हमने देखा है कि ग्लोबली भी इस इंडेक्स में सुधार आया है। इनफैक्ट आई थिंक 4% की ग्रोथ देखी गई है इस ग्लोबल इंडेक्स में 44 शहरों का, जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दर्शाता है। राठी बताते हैं कि सरकार में निरंतरता और स्थिरता को देखते हुए कमर्शियल रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ेगा और निवेश में दिलचस्पी दिखेगी। ये ज़रूर है कि जो पॉलिसी कंटिन्यूटी होती है उस वजह से काफ़ी कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स खास करके जो कमर्शियल रियल एस्टेट को इफ़ेक्ट करते हैं, फिर देन इनडायरेक्टली फिर रेजिडेंशियल को इम्पैक्ट करते हैं, उसमें काफ़ी कंफर्ट आ जाता है। तो उस नज़रिए से ये ज़रूर देख रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी में कंटिन्यूटी है, जो 15 साल एक ही सरकार चलने का बेंचमार्क हो जाएगा, उससे काफ़ी कंफर्ट आता है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, ग्लोबली भी देखने का नज़रिया है स्टेबिलिटी का, वो पॉजिटिव रहता है। तो इन सब के मद्देनज़र कई सारे कॉरपोरेट्स को ग्लोबली हम देखते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस आएगा इंडियन इकनॉमी में और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए।
रिहायशी मकानों की मजबूत मांग में मुंबई नई दिल्ली की रैंकिंग सुधरना यहाँ की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा संकेत है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं राजस्थान की, जहां मिलावट पर वार अभियान के तहत 12,000 किलो मसाले सीज किए गए हैं, जिनमें कुछ नामी ब्रांड्स भी थे। राजस्थान सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। राजस्थान सरकार ने केंद्र को सूचित किया है कि राजस्थान में चलाए जा रहे मिलावट के वार अभियान के तहत राजस्थान में 12,000 किलो मसाले सीज किए गए थे, जिसमें कुछ नामी ब्रांड भी थे। इन मसालों में कीटनाशक और इंसेक्टिसाइड की मानक से अधिक मात्रा होने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। राजस्थान सरकार ने कुछ अच्छे ब्रांड के मसाले उद्योगों के खिलाफ भी केंद्र से कार्यवाही की मांग की है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका मसाला सब लोग खाते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी नामी गिरामी कंपनीज भी मिलावट करती होंगी। तो उनके सैंपल्स में हमें मिलावट पाई और हमने उनके विरुद्ध एक्शन लिया है। हमने दूसरे स्टेट के जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं उनको भी लिखा है, क्योंकि इनकी फैक्ट्रीज आउट ऑफ स्टेट हैं। और मैंने अपनी तरफ से जो सीईओ हैं FSSAI के भारत सरकार में, उनसे भी निवेदन किया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में 3 महीने से खाद्य पदार्थ में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कीटनाशक के अलावा मसालों में कुछ और ऐसे रसायन भी हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। जाहिर है कुछ नामी कंपनियों के भी मसाले इसमें शामिल हैं, जिसे लेकर राज्य सरकार अब गंभीर है। कोई भी नामी गिरामी लोग हों, लेकिन जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाता। राजस्थान सरकार ने पिछले 3 महीने में खाद्य पदार्थ की शुद्धता को लेकर विशेष अभियान चलाया है। इसमें बड़ी मात्रा में पनीर और दूध, घी, खाद्य तेल के साथ साथ मसाले और फल सब्जी की शुद्धता की भी जांच हुई है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में गठबंधनों के बीच गांठें और बड़ी होती जा रही हैं। अब जो कुछ दल हैं वो अकेले चुनाव लड़ने की संभावनाएं टटोल रहे हैं। इसी बीच शरद पवार के ताज़ा बयान ने महाराष्ट्र की सियासत को और गरमा दिया है। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में बढ़ी हुई ताकत ने शरद पवार को जैसे नया हौसला दे दिया है। वो सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर निकल पड़े हैं, इस दावे के साथ कि 6 महीने में सरकार बदल देंगे। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। कल मुंबई जाने के बाद मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर किसानों की समस्या बताऊंगा, और अगर कुछ कर सकते हो तो करो, ऐसी विनती करूंगा। कुछ समस्या का हल होगा और कुछ नहीं। जो समस्या बचेगी वो 4 महीने बाद हमारी सरकार सुलझाएगी। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को देखते हुए शरद पवार ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ राज्य के 2 बड़े गठबंधनों के भीतर से अंदरूनी कलह की खबरें सामने निकल कर आ रही है। राज्य के सियासी हलकों में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में राज्य के सियासी समीकरणों में फेरबदल हो सकते हैं। भारत माता की। विपक्षी महाविकास आघाड़ी अंतर्गत तनाव का सामना कर रही है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपना लिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले के इस हालिया बयान ने कि उनकी पार्टी एमवीए में बड़ा भाई है, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट को नाराज कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में सभी 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कहा है, जिससे एमवीए के भीतर और अधिक विघटन के संकेत मिल रहे हैं। नाना पटोले उधर महायुति में भी कड़वाहट दिख रही है। लोकसभा में 7 सीटें जीतने वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना को केंद्र में केवल 1 राज्य मंत्री पद दिया गया। इसी तरह अजित पवार की एनसीपी ने राज्य मंत्री पद ठुकरा दिया, क्योंकि वे कैबिनेट मंत्री पद की उम्मीद कर रहे थे। उधर गुरुवार को सुनेत्रा पवार के राज्यसभा सीट के नामांकन के वक्त भी महायुति का एक भी नेता उपस्थित नहीं था। रोहित पवार ने महायुति का गठबंधन जल्द बिखरने की भविष्यवाणी की है। आने वाले वक्त में महायुति कितने दिन रहेगी, ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है।
15 से 20 दिन बाद महायुति रहेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। राज्य के बजट का बंटवारा कर तीनों पार्टियां अलग हो जाएंगी। कदाचित तिन्ही पक्ष त्यांचे वेगळे होतील। जानकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में गठबंधनों के बीच हो रहे तनाव को अगर खत्म करना है तो महायुति में बीजेपी और एमवीए में शरद पवार को मुख्य किरदार अदा करना होगा, नहीं तो सितंबर या अक्टूबर महीने में होने वाले चुनाव में नए समीकरण देखने मिल सकते हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।